welcome to Super Gets Guide. I am Pankaj Ajite, and in this session, we are going to take care of GK current affairs. Around 50 questions we are going to discuss in this first session. Okay, this is the first session in a series of three sessions wherein we are going to take care of GK current affairs for this CUET PG. है ना? COQP11 इज द पर्टिकुलर कोड जिसमें आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, और वहां इस पर्टिकुलर कोड में जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड करंट अफेयर जीके आर गोइंग टू बी टू एक्स्ट्रा सेक्शंस हियर. एंड करंट अफेयर्स जीके कंप्यूटर साइंस या ओवरऑल पूरे पेपर के ताल्लुक में व्हेन वी स्पीक, तो देयर आर 75 क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट क्लियर येट. राइट, मतलब ये क्लियर नहीं है कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Maybe in the coming sections we'll talk about it. In this session, our agenda is going to be the discussion for 50 important questions for GK and current affairs. तो देखिए, जो सिलेबस के ताल्लुक में देखें या जो हमको डिटेल मिली है उसके ताल्लुक में, these are the heads from which questions can be asked. It can be distributed in GK and current affairs. Current affairs मतलब things happening around us in last let's say 6, 7, 8 months. And static GK जो होता है वो पुराना भी पूछा जा सकता है. But mostly we're living in a very happening time when things are changing like anything. तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनके पूछे जाने की गुंजाइश ज्यादा होती है. एंड एनीथिंग व्हिच कैन बी आस्क्ड from the past, from the static GK also, that have got some connection with the present current affairs only. मतलब जो करंट इवेंट से रिलेटेड जो जीके होता है अमूमन वो पूछा जा सकता है. तो लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, science, politics, legal awareness, state awareness, geography, and culture are the heads given over here. We are going to start with the current affairs, and mostly इस section में हम लोग we are going to deal with the personalities part, awards, appointments, and some ranking we are going to discuss. And in the coming sessions, we are going to take care of the more topics here. Our first question is related to the awards. और ये जो अवार्ड की हम बात करते हैं, ये असम वैभव अवार्ड की हम बात कर रहे हैं. असम वैभव अवार्ड जो है वो 2021 में इनकी शुरुआत हुई थी, और पहला अवार्ड तो था वह रतन टाटा जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको दिया गया था. सेकंड अवार्ड वाज गिवन टू डॉक्टर तपन साइकिया. एंड दिस थर्ड टाइम, जो तीसरा वर्जन हम जब बात करते हैं, दिस टाइम अराउंड असम वैभव अवार्ड इज गोइंग टू बी गिवन टू फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा एमपी, करंट राज्यसभा एमपी रंजन गोगोई, जस्टिस रंजन गोगोई, है ना. उन्हें इस बार का अवार्ड दिया जाना है. हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर्स हैं, राइट, चीफ मिनिस्टर अभी हैं. सो जस्टिस रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेजेंट राज्यसभा एमपी, इज गोइंग टू बी कन्फर्म्ड विद असम वैभव अवार्ड. और असम वैभव अवार्ड ना, ये तीन बड़े अवार्ड जो आसाम के होते हैं उनमें से एक अवार्ड है असम वैभव अवार्ड, असम सौरव, असम गौरव. ये तीन अवार्ड होते हैं. इन असम वैभव अवार्ड a sum of 5 lakh rupees is given along with citation certificate and medal. And असम सौरव और गौरव में अवार्ड जो होते हैं उसमें अराउंड 4 लाख एंड 3 लाख रुपीस इज गिवन. अब इसमें जब जस्टिस रंजन गोगोई की बात करते हैं तो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो होती है, दैट इज जस्टिस फॉर द जज, उनकी ऑटोग्राफी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. एंड व्हेन आई एज आई टोल्ड यू कि पहले अवार्ड ये घोषित हो चुके हैं, 2021 से इनकी शुरुआत हुई थी. रतन टाटा को दिया गया, डॉक्टर तपन साइकिया को दिया गया. इस बार इट वाज गिवन टू जस्टिस रंजन गोगोई. बट जो असम सौरव की बात करते हैं तो इट वाज गिवन टू 4 इंडिविजुअल्स. हिमा दास, वी ऑल नो शी इज एन एथलीट. देन डॉक्टर किशन नौरियाल, एल्विस अली हजारिका एंड नंदीराम दौरी. जो ये दिस 4 अवार्ड्स वर गिवन, असम सौरव अवार्ड्स इनको कहेंगे. एंड असम गौरव अवार्ड जो है वो 17 पर्सनालिटीज को दिए गए थे. ये क्लियर? तो अमूमन आपको जो अवार्ड्स की हम बात करते हैं तो आपको अभी जो दिया गया वो हमको ध्यान होना चाहिए. और ऑप्शंस में पुराने दिए हुए अवार्ड्स भी कई बार मतलब ऑप्शंस में हो सकते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. एंड इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ द अवार्ड्स, वेल एंड गुड, वो और बेहतर हो सकता है. इन दिस रेंज अगर हम लोग इसी ताल्लुक में आगे बढ़े तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन गिवन भारत रत्न. देखिए, अभी भारत रत्न की घोषणा हुई है. अराउंड 5 भारत रत्न अवार्ड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड. आपसे सिंपली पूछा गया है कि इनमें से किसे इस बार का भारत रत्न, इस साल जो भारत रत्न डिक्लेयर किए गए, जो हमारा सर्वोच्च सम्मान होता है हमारे देश का, वह किसे नहीं दिया गया है, हु हैज नॉट बीन गिवन. तो कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये 4 नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं. इनमें से आप ध्यान रखिए इस वर्ष किस नाम की घोषणा नहीं की गई है. all the 4 individuals given over here are they have been confirmed with they are उनको भारत रत्न दिया जा रहा है या दिया गया है.
राइट। तो ये नहीं पूछा है किसे नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं दिया गया, ये पूछा है इस बार किसकी घोषणा नहीं की गई है। तो मोरारजी देसाई जो है उनको भारत रत्न पहले ही दिया जा चुका है सर, आई रिमेंबर अराउंड 1991 के आसपास उनको दिया गया था। तो मोरारजी देसाई को छोड़ करके बाकी तीन नाम जो है अलोंग विद टू अदर नेम्स, इनकी घोषणा की गई है इस बार के भारत रत्न सम्मान के लिए। नॉर्मली हर वर्ष तीन अवार्ड जो है वो घोषित किया सकते हैं, बट कई बार गवर्नमेंट ऑफ द वे जाकर के मोर अवार्ड दे कैन डिक्लेयर। तो इस बार उनके द्वारा पांच अवार्ड डिक्लेयर किए गए हैं, है ना। कर्पूरी ठाकुर जो सॉरी बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लालकृष्ण आडवाणी वेटरन बीजेपी लीडर, फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, MS स्वामीनाथन जिनके द्वारा भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई थी, चौधरी चरण सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फार्मर लीडर, एंड PV नरसिम्हा राव जिनके द्वारा हमारे देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई थी इन ईयर 1991, ही इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। And under his leadership only, Dr. Manmohan Singh went on to become the finance minister. And in 1991, LPG, liberation, privatization, globalization की हमारे देश में शुरुआत की गई थी। तो these five people will be confirmed with भारत रत्न this year। ये पांच लोगों के बारे में, मतलब इनके नाम की घोषणा की गई है। भारत रत्न, as we all know, is the highest civilian award in our nation, and around 1954 में शुरुआत की गई और अब तक 53 individuals have been confirmed with the भारत रत्न। प्रेसिडेंट द्वारा इसे इन्हें घोषित किया जाता है हर वर्ष। देन वी कंटिन्यू विद CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको दिया गया, समझ लीजिए। CK नायडू जो थे हमारे देश के पहले कैप्टन थे, हमारी क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन थे। ही वॉज फ्रॉम इंदौर ओनली, राइट। और इनके नाम पर एक अवार्ड जो दिया जाता है BCCI द्वारा, उसकी घोषणा की जाती है। This time around, this award was given to Ravi Shastri. Ravi Shastri has been former cricketer. He has been former head coach of our Indian cricket team. And for long he has been commentator also। मतलब यदि आपने अपने, मतलब आपने जो भी क्रिकेट जितना देखा है, जितना सुना है, मैंने ऐसे सुना है मीन्स आपने कमेंट्री भी सुनी होगी, तो उसमें रवि शास्त्री हैज बीन देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। He used to play in 80s and beginning of the 90s. He used to play with Srikanth, Sunil Gavaskar, इनके साथ पे उनके द्वारा ओपनिंग की गई है। He was opening batsman and a left arm bowler, right? और 1985 का जो चैंपियंस ट्रॉफी आई बिलीव जो होती थी, चैंपियंस ऑफ द टाइम चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, उसमें ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज इन 1985 इन ऑस्ट्रेलिया, स्टिल रिमेंबर, राइट। सो वो ही हैज बीन अ गुड ग्रेट प्लेयर, ही हैज बीन अ ग्रेट कोच एंड अ कमेंटेटर एट द सेम टाइम। अगर आपको याद हो 2011 में भारत द्वारा जो वर्ल्ड कप जीता गया था, जब धोनी ने सिक्स लगाया था, तो उसमें बैकग्राउंड में कमेंट्री जो थी वो रवि शास्त्री द्वारा की जा रही थी। तो उनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो BCCI द्वारा जिसकी घोषणा की जाती है, वो उन्हें इस बार दिया जा रहा है, क्लियर। उनके अलावा फारूक इंजीनियर हैज बीन द फॉर्मर क्रिकेटर, उन्हें भी इस बार का अवार्ड, मतलब 2019-20 का अवार्ड उनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया। देन वी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड जो है अमूमन, अब अगर उतना इंपॉर्टेंस के ताल्लुक में ना हम बात करें, बट स्टिल दिस टाइम अराउंड दिस मूवी वाज देयर, a very successful and a very different movie, that is 12th fail। 12th fail के डायरेक्टर जो है वो है विदु विनोद चोपड़ा। एंड विदु विनोद चोपड़ा इज नोन फॉर वेरियस अदर प्रीवियस मूवीज, पहले परिंदा, 1952 लव स्टोरी एंड वेरियस अदर मूवी उनके द्वारा डायरेक्ट की गई है, राइट। तो उनके द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी 12th फेल वाज इन न्यूज। उनकी इस मूवी को इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, है ना। रणबीर सिंह को, रणबीर कपूर को दिया गया बेस्ट एक्टर, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया, एंड विदु विनोद चोपड़ा वेटरन फिल्म डायरेक्टर, ही हैज बीन कंफर्म्ड विद द फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में, उनको इस बार का अवार्ड दिया गया, ठीक है। हुम द फॉलोइंग वाज अवार्डेड अर्जुन अवार्ड दिस ईयर। देखिए किस क्रिकेटर की हम बात करें, अर्जुन अवार्ड जो है अराउंड 22 प्लेयर्स हैव बीन कंफर्म विद अर्जुन अवार्ड। इनमें से किस क्रिकेटर को अगर दिया गया, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में जिनके द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया मोहम्मद शामी को दिस टाइम अराउंड ही वाज अवार्डेड विद अर्जुन अवार्ड, है ना। अर्जुन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया अलॉन्ग विद मेनी अदर प्लेयर्स। ये दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जो पहला अवार्ड होता है वो खेल रत्न होता है। तो इनको, मोहम्मद शमी को इस बार के अर्जुन अवार्ड्स में ही वाज वन ऑफ द नेम, मोहम्मद शमी, देन ओजस प्रवीण देवतले, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, पारुल चौधरी एंड अदर अचीवर्स वर देयर। इनके ताल्लुक में, मतलब इसी अवार्ड्स के ताल्लुक में अगर हम देखें, तो सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, दे आर टर्म्ड एज द विराट कोहली एंड MS धोनी ऑफ बैडमिंटन।
इनको सर्वोच्च सम्मान जो होता है, खेल का सर्वोच्च सम्मान जो होता है, उससे नवाजा गया था। तो ही दे वर कन्फर्म्ड विथ ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। एंड सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 26 इंडिविजुअल्स प्लेयर्स वर गिवन दी अर्जुन अवार्ड, जिसमें मोहम्मद शमी वाज वन ऑफ देम। एंड दिव्य कृति सिंह जो है वो पहली घुड़सवारी में उनको पहली बार अर्जुन अवार्ड, किसी प्लेयर को घुड़सवारी पहली बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दिस मस्ट बी क्लियरली रिमेंबर्ड। Question number 6 says, who set the world record for singing the most languages during a single concert in UAE? एक ही कंसर्ट में सबसे ज्यादा भाषाओं में किनके द्वारा गायन सिंगिंग की गई थी और उनके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में क्रिएट किया गया? तो 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन ओवर हियर। इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सुचिता सतीश। इन्होंने यूएई में कंसर्ट के दौरान शी वेंट ऑन टू सिंग इन 140 लैंग्वेजेस। यस, आई रिपीट माई सेल्फ, इट इज 140 लैंग्वेजेस में इनके द्वारा गाना गाया गया था। और समझिए ये 140 अपने आप में इट्स इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि जो कॉप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट जो होती है, हर्बर्ट समिट होती है, वो की गई थी दुबई में, और वहां पर 140 नेशन द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। तो उस ताल्लुक में ये 140 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फिगर है। इनमें अगर देखें तो देयर वर 29 इंडियन लैंग्वेजेस, अराउंड 90 प्लस इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो मिलाकर के 140 भाषाओं में इनके द्वारा वहां पर सिंगिंग की गई थी। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो पहले 76 लैंग्वेज का रिकॉर्ड था, वो इनके द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा गया। तो जो ये ओकेजन था, जो इवेंट थी, दैट वाज रिलेटेड टू 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अलोंग विद 50th फॉर्मेशन ऑफ यूएई। और उस ताल्लुक में जो इवेंट कराई गई, उसमें इनके द्वारा 140 भाषाओं में गायन किया गया था। शी वेंट ऑन टू सिंग इन 140 languages. Clear? The next question says, who among the following was awarded with the 33rd व्यास सम्मान? व्यास सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था, है ना। और यहाँ पर जो 4 आपको नाम दिए गए ना, दे ऑल आर विनर ऑफ व्यास सम्मान, बट दिस ईयर, इस वर्ष की हम बात करें तो दिस टाइम इट वाज गिवन टू पुष्पा भारती। पिछले साल के विनर ना ज्ञान चतुर्वेदी पिछले साल के विनर थी। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग 2033 जो इसकी बात कर रहे हैं, 33 व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं, तो उस ताल्लुक में पुष्पा भारती शुड बी आर करेक्ट आंसर। लास्ट जो था 32nd जो था, वह ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। एंड असगर वजाहत, शरद पगारे जो है वो प्रीवियस विनर्स इसके होते हैं, राइट। सो पुष्पा भारती वाज कन्फर्म्ड विद दिस व्यास सम्मान फॉर हर मेमोयर, यादें यादें और यादें, इनके द्वारा लिखा गया था। ये अवार्ड मैंने आपसे पहले भी कहा 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हमारा होना चाहिए, पुष्पा भारती शुड बी आर करेक्ट आंसर हियर। क्लियर? Who became the first woman to be honored with Global Indian Award by Canada India Foundation? देखिए, इंडिया कनाडा के संबंध ना कुछ समय पहले कुछ जिसको बोलना चाहिए खराब हुए थे। नाउ स्लोली सडनली दे आर कमिंग बैक टू द, जिसको बोलना चाहिए फिर से सुधर रहे हैं। इस ताल्लुक में इसके पहले जिस ग्लोबल इंडियन अवार्ड की घोषणा की गई थी, उसमें पहली बार वुमन वाज अवार्डेड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन। ऑफ द 4 ऑप्शन आप यहाँ देखते हैं तो ऑल द 4 ऑप्शन गिवन वेयर आर मोस्टली बिजनेसमैन की हम बात करते हैं, है ना। सुधा मूर्ति की हम बात करें, सुधा मूर्ति हैज बीन अ राइटर, शी हैज बीन अ ऑथर। अदर 3 आर मोस्टली बिजनेसमैन, बट सुधा मूर्ति हैज बीन एन ऑथर। शी इज आल्सो दिस चेयरमैन ऑफ दिस इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन है ना। और उनको अवार्ड दिया गया फॉर हर सोशल वर्क, जिसको बोलना चाहिए डिस्टिंग्विश्ड ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड स्पाउस ऑफ इन्फोसिस co-founder नारायण मूर्ति हैज बीन made the history. She went on to become the first woman to receive the esteemed Global Indian Award by Canada India Foundation. ये clear? फिर who was honored with the prestigious सरस्वती सम्मान for year 2022? देखिए, सरस्वती सम्मान की घोषणा भी जो की जाती है ना, वो भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही की जाती है। उन्हीं के द्वारा इसे 1992 में स्टार्ट किया गया था। सरस्वती सम्मान जो इस बार दिया गया था, वो दिया गया था शिव शंकरी, है ना, फॉर हर मेमोयर सूर्यवंशम, है ना। तो ये भी ध्यान रखिए, दोनों ही अवार्ड 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किए गए, और यहाँ पर इट वाज गिवन टू तमिल राइटर शिव शंकरी द्वारा, उनको ये अवार्ड इस बार का दिया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, who among the following went on to win the third Grammy Award? मतलब किसी भारतीय द्वारा तीसरी दफा एक ग्रैमी अवार्ड जीता गया। तो who among the following went on to win the third Grammy Award? तीसरा ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? तो दिस थर्ड ग्रैमी अवार्ड वेंट टू रिक्की केज।
तीसरी दफा रिकी केज द्वारा ग्रैमी अवार्ड जीता गया था। इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज वेंट ऑन टू विन हिज थर्ड ग्रैमी अवार्ड। लास्ट ईयर जो है इनके द्वारा ये जीता गया था, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर? तो हमारा 10th क्वेश्चन था ग्रैमी अवार्ड, थर्ड टाइम रिकी केज द्वारा लास्ट ईयर ग्रैमी अवार्ड जीता गया। Question number 11 says author from which of the following country was awarded with the International Booker Prize। तो देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज का क्वेश्चन पहले यहाँ पर आ गया। वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द बुकर प्राइज वाला क्वेश्चन भी इसमें आगे आने वाला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है वो ऐसी बुक के लिए दिया जाता है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। मतलब कि बुक दूसरी भाषा में हो सकती है, बट इंग्लिश में ट्रांसलेटेड बुक के लिए जो प्राइज दिया जाता है, बुक विच इज पब्लिश्ड इन आयरलैंड एंड सॉरी इंग्लैंड एंड आयरलैंड, वहां के लिए इस प्राइज को दिया जाता है। बुकर प्राइज की शुरुआत जो हुई थी वो 1958 में हुई थी, बट जब हम लोग इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत 2005 में की गई थी, है ना। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो इस बार दिया गया, उस किस राइटर को दिया गया, मतलब राइटर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, द सिंपल क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड। अब यहाँ पर हमारा आंसर होता है बल्गारिया, और राइटर जो है वो है जॉर्जी दिस गॉस्पोदिनो जो होते हैं, इनके द्वारा बल्गारियन लैंग्वेज में पहली बार किसी बल्गारियन राइटर को अवार्ड दिया गया। तो फर्स्ट टाइम दिस बल्गारियन भाषा में जो बुक लिखी गई उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया, उसके लिए अवार्ड जो है वो दिया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, है ना। पिछले वर्ष ये अवार्ड जो था वह हिंदी बुक थी रेत समाधि, उसके लिए दिया गया। तो फर्स्ट टाइम दी इन हिंदी अ हिंदी बुक ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, उसके लिए अवार्ड दिया गया था। दिस टाइम इट वाज गिवन टू अ बल्गारियन लैंग्वेज नॉवेल ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश एंड गिवन टू जॉर्जी गॉस्पोदिनो को दिया गया था। द नेम ऑफ द बुक इज टाइम शेल्टर, है ना। ध्यान रखिए यह एक ट्रांसलेटेड किताब के लिए दिया जाता है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वेंट ऑन टू विन द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है वो किस देश के दिस गवर्नर को दिया गया। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज अवार्डेड एज गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर ईयर 2023। अब समझिए हमारे देश के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, ही उनके द्वारा 2018 में कार्यभार संभाला गया था। एंड फ्रॉम 2018 इसके बीच में जितने उतार चढ़ाव हुए हैं, मेड बी कोविड-19, मेड बी द रशिया यूक्रेन वॉर, गैस प्राइसेस जो कम ज्यादा हुई हैं, ऑयल इश्यूज जो चल रहा है, उस ताल्लुक में इनके द्वारा बखूबी इन 6 वर्षों में हमारे देश की ओवरऑल इकोनॉमी, ऐसा बोला जाए, आरबीआई को इनके द्वारा संभाला गया था। So RBI Governor Shaktikant Das has been confirmed with the Governor of the Year Award for year 2023। सेंट्रल बैंक की एक मैगजीन होती है, उनके सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो होते हैं उसमें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया था, है ना। और मैंने आपसे कहा कि 2018 में शक्तिकांत दास द्वारा ये कार्यभार आरबीआई गवर्नर के जो कमान है ना वो संभाली गई थी, और उसके बाद में कई सारे उतार चढ़ाव के दौरान भी इनके द्वारा बखूबी इस काम को किया गया है। राइटली सो ही हैज बीन अवार्डेड विद द सेंट्रल बैंक गवर्नर अवार्ड, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको दिया गया है। फिर नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड वाज गिवन टू हु अमंग द फॉलोइंग। तो पहले तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वह ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाते हैं, है ना। एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे ताल्लुक में, इंडिया के ताल्लुक में कहलाते हैं, बट नॉर्मन बोरलॉग जो है वो एक तरीके से एम एस स्वामीनाथन के गुरु थे। नॉर्मन बोरलॉग इज टर्म्ड एज ही इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो उनके नाम से जो अवार्ड दिया जाता है वो इस बार किसको दिया गया है, तो स्वाति नायक इज द लेडी, जिन्हें बिहाना दीदी कहा जाता है। उड़ीसा में इनके द्वारा लोकल कम्युनिटीज के लिए काम किया गया था। Presently, she is in Delhi only, but previously she has worked in Odisha। और वहां पर इनके द्वारा जो काम किए गए उस पर्टिकुलर ताल्लुक में इनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड से नवाजा गया। स्वाति नायक इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सीज, और उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 says highest civilian award of Egypt is known as Order of, है ना, नाइल उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार होता है कि सिविलियन अवार्ड अगर इजिप्ट का है तो इट कैन बी ऑर्डर ऑफ इजिप्ट हो सकता है, बट ऑर्डर ऑफ नाइल उनका अवार्ड कहलाता है। और ये पीएम मोदी को अवार्ड दिया गया था, पहली बार किसी इंडियन पीएम वाज कन्फर्म्ड विद ऑर्डर ऑफ नाइल, राइट। सो इट इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इजिप्ट was given to PM Modi sometime back, last year के दौरान इसको दिया गया था, इसलिए important one C should be the correct answer here। Who among the following was awarded German Peace Prize, है ना।
जर्मन पीस प्राइज 2023 किसको दिया गया? अरुंधति रॉय, अनिता देसाई, रोमिला थापर एंड सलमान रश्दी आर द फोर ऑप्शंस गिवन टू यू। इनमें से सलमान रश्दी, अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, ही वाज कन्फर्म्ड विद द जर्मन पीस प्राइज, है ना? इनको दिया गया। तो सलमान रश्दी जो है, ही इज ऑलवेज इन न्यूज। इन पर कुछ समय पहले हमला भी हुआ था, लास्ट ईयर इन पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, जिस तरह से बच पाए हैं ये। बट ही इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ हिज नॉवेल्स, जो उनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं, उनको कई सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। बट 1981 से इनके करियर की शुरुआत एक तरीके से हुई थी। इनके द्वारा दिस दिस नॉवेल वाज लिवन, मिडनाइट चिल्ड्रन वाज द नॉवेल व्हिच वाज रिटन बाय हिम। और 1981 में ही मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था, बुकर प्राइज इनको दिया गया था। और इस बुकर प्राइज इनको दो, इसी नॉवेल के लिए, इसी बुक के लिए इनको दो दफा और बुकर प्राइज दिया जा चुका है। On 25th anniversary and 40th anniversary of Booker Prize, he was again confirmed with the Booker Prize for his novel Midnight Children, है ना? एंड सैटनिक वर्सेस एक कंट्रोवर्शियल नॉवेल है जो इनके द्वारा 1988 में लिखा गया था। उस नॉवेल के लिखने के कारण पर इन पर कई सारे फतवे जारी किए गए थे। ही लिव्ड अ बिग पार्ट ऑफ हिज लाइफ अंडर थ्रेट। सो उनको इस बार का प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज जो है वो नवाजा गया है। तो सलमान रश्दी ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर है। ही वाज बोर्न इन 1947 बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया ओनली, देन ही शिफ्टेड टू ब्रिटेन। और वहां पर इनके द्वारा किताबें लिखी गई है और वहीं पर इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अभी इनको जर्मन पीस प्राइज दिया गया है। Who was honored with Lifetime Achievement Award at the 54th International Film Festival of India? ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारे देश में गोवा में हर वर्ष कराया जाता है। और वहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वर्ष का माइकल डगलस को दिया गया। माइकल डगलस इज अ हॉलीवुड एक्टर। उनके द्वारा कई मूवीज में काम किया गया। फेमस मूवीज इनकी वॉल स्ट्रीट, अमेरिकन प्रेसिडेंट आर द फेमस मूवीज। इनको इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इनको दिया गया था। गोवा में इसे हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो माइकल डगलस शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, है ना? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसे कहा जाता है। Question number 17 says, which film was awarded as the best feature film at 69th National Film Awards? है ना? अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो इसी ताल्लुक में हम देखें तो किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया था 69 नेशनल फिल्म अवार्ड में? तो आपको ध्यान हो तो रॉकेटरी मूवी आई थी। नंबी नारायण जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट थे, जिनको एक केस में फंसाया गया था, तो उनके जीवन पर आधारित मूवी थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। तो इस मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था इन 69 दिस फिल्म इंडियाज फिल्म फेस्टिवल, है ना? इसके बाद देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर वेंट ऑन टू विन 2023 बुकर प्राइज? किसको दिया गया था? बुकर प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, जिसको बोलना चाहिए लिटरेचर के ताल्लुक में बहुत बड़ा अवार्ड इसको माना जाता है। और प्रोफिट सॉन्ग के लिए दिस टाइम अराउंड दिस अवार्ड वाज गिवन। आई टोल्ड ये अवार्ड कहाँ दिया जाता है? ब्रिटेन एंड आयरलैंड में। जो इंग्लिश नॉवेल वहां पब्लिश होते हैं, वहां मतलब उस ताल्लुक में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना? एंड सॉरी 1968 में, 69 से इसको दिया जा रहा है। तो 1969 से 2001 के बीच में इसको बुकर प्राइज बोलते थे। देन मान बुकर प्राइज को कहा जाता था 2002 से 2019 के बीच में, है ना? और इस अवार्ड जो है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, ये सलमान रश्दी को दिया जा चुका है, अरुंधति रॉय को दिया चुका है हमारे देश में, एंड अरविंद अदिका एंड मेनी अदर्स वर गिवन द अवार्ड फ्रॉम इंडिया। इस बार का अवार्ड जो है, इट वाज गिवन टू प्रोफेट सॉन्ग। दिस नॉवेल वाज रिटन बाय पॉल लिंच। तो 2023 का अवार्ड बुकर प्राइज वेंट टू पॉल लिंच। ही इज बेसिकली एन आयरिश राइटर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आयरलैंड और ब्रिटेन में ये बुक पब्लिश होती है, उस ताल्लुक में इस अवार्ड को दिया जाता है। Who among the following was the first recipient of Manohar Parrikar Yuva Scientist Award? Manohar Parrikar, late Manohar Parrikar, was former defense minister of our nation, है ना? तो उनको उनकी याद में बेसिकली ट्रिब्यूट टू हिम एक जो अवार्ड स्टार्ट किया गया, उसे इट वाज गिवन टू डॉक्टर माधव राव एस, जो कि युवा राव सैटेलाइट सेंटर इसरो से रिलेटेड है। एंड उनको फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। तो हमारा आंसर शुड बी डी इन दिस केस। Question number 20 says, who among the following, which of the following was confirmed with Ramon Magsaysay Award 2023? है ना? Who among the following यहाँ पर होना चाहिए नहीं में, which of the following should not be there. It should be who among the following was given Ramon Magsaysay Award for year 2023. देखिए, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रेमोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है।
1957 में इनकी एक प्लेन क्रैश में, एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1958 से अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। दीज अवार्ड्स आर टर्म्ड एज दी नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, मतलब एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार इनको माना जाता है। एंड देयर हैव बीन सो मेनी इंडियंस हु हैव बीन कन्फर्म्ड विद दिस अवार्ड। दिस टाइम अराउंड इस वर्ष ये अवार्ड जो है वो रवि कानन को दिया गया। ही इज डॉक्टर रवि कानन, है ना। इस साल ये अवार्ड डॉक्टर रवि कानन को दिया गया है। बेसिकली ही इज वर्किंग इन आसाम और वहां पर कैंसर पेशेंट्स के लिए इनके द्वारा काम किया जाता है। तो उस ताल्लुक में इस बार इनको डॉक्टर रवि कानन को अवार्ड दिया गया। बट प्रीवियसली दिस अवार्ड बीन गिवन टू मेनी इंडिविजुअल्स। उसमें सबसे पहले डॉक्टर आचार्य विनोबा भावे जो थे, वो पहले रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के 1958 में। ही वाज द फर्स्ट अमंग द फर्स्ट रेसिपिएंट एंड फर्स्ट इंडियन टू गेट रमोन मैग्सेसे अवार्ड। एंड उसके बाद में कई लोगों को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सत्यजीत रे, रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अरुणा रॉय, है ना, किरण बेदी, एंड सो मेनी इंडिविजुअल, सो मेनी इंडियंस वर गिवन, हैव बीन गिवन दिस अवार्ड। तो दिस टाइम अराउंड हम देखें तो रवि कानन, उनको ये अवार्ड दिया गया। डॉक्टर रवि कानन ऑन्कोलॉजिस्ट अपने आप में होते हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए इनके द्वारा काम किया जाता है। एंड फॉर दैट रिगार्ड ही हैज बीन कंफर्म्ड विद दिस ईयर्स रमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड उनको दिया गया। अब हम लोग जो अपॉइंटमेंट में बात करते हैं, अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटीज, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आर वेरी आर क्रूशियल फॉर द एग्जामिनेशन। तो उसमें अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री किन्हें इलेक्ट किया गया है? बी वेरी क्लियर, आई एम आस्किंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, क्योंकि वहां पर भूटान किंग जो होते हैं वो भी कई बार पूछा जाता है। तो हमारा इसका आंसर जो होता है वो होता है टेसरिंग टोब्गे, टोब्गे सॉरी। तो टेसरिंग टोब्गे वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान फॉर द सेकंड टाइम, है ना। और वहां के किंग अगर आपसे पूछते हैं तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है वो वहां के किंग है ना। भूटान इंडिया रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज भूटान इज अ कंट्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया, है ना। तो हमारे सिक्योरिटी के ताल्लुक में भूटान से हमारे संबंध बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें इनके द्वारा वहां के जो किंग है उनकी अभी कुछ पहले इंडिया विजिट भी हुई थी, बिकॉज देयर इज दिस नेगोशिएशन बीइंग डन बिटवीन भूटान एंड चाइना रिगार्डिंग देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर इश्यूज। तो उस ताल्लुक में दिस पर्टिकुलर कंट्री इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस, है ना। और उस ताल्लुक में हमें इस कारण ये याद रखना है, तशनिंग तोब्गे वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान फॉर द सेकंड टाइम ही हैज बीन इलेक्टेड। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क ऑफ यूरोप? मोनार्क का मतलब होता है किंग और क्वीन। जैसे जिन देशों में रिपब्लिक नहीं होता है वहां पर मोनार्क होते हैं। तो हम अगर कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यहाँ पर मोनार्क होते हैं एंड मेनी अदर नेशंस अबाउट दिस। तो यूरोप के लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए क्वीन एलिजाबेथ टू दिया हुआ है, किंग चार्ल्स दिए हुए। क्वीन एलिजाबेथ टू इज नो मोर देयर, उनकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई और उनकी जगह पर किंग चार्ल्स आ चुके हैं। तो ये ए एंड डी कैन नॉट बी आंसर। हमारा करेक्ट आंसर है वो है क्वीन मार्गरेट, एंड शी was the longest serving monarch of Europe after Queen Elizabeth के जाने के बाद में शी became the longest serving monarch। अब उनके द्वारा जो उनकी सत्ता है या उनका जो जो जिसको बोलना चाहिए ताज है, वो दे दिया गया है उनके बेटे को, किंग फेडरिक सिक्स जो है उनको दे दिया गया है। तो शी वॉज लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क ऑफ यूरोप बिफोर सम टाइम बैक। डेनमार्क की होती है और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क थी, है ना, 52 साल तक she had this throne, and now it has been given to crown prince Frederick। तो क्वीन एलिजाबेथ के बाद में किंग चार्ल्स वेंट ऑन टू बिकम द किंग, एंड सिमिलरली वहां पर क्वीन मार्गरेट द्वारा उनके जीवन काल में ही ये जो थ्रोन है वो उनके बेटे को सौंप दिया गया है। तो नाउ किंग फेडरिक वो हो चुके हैं, राइट। Then we talk about who has been appointed as the chairman of 16th Finance Commission of India. This Finance Commission is in news and very important question it can be। रीजन बीइंग कि फाइनेंस कमीशन वो बॉडी होती है जिनके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है उसके बारे में इनके द्वारा एक तरीके से उसकी प्लानिंग की जाती है। मतलब दे फाइनेंस कमीशन जो होता है 5 साल का कार्यकाल होता है, एंड दे वर्क ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और उस ताल्लुक में जितने इश्यू भी चल रहे हैं इसलिए क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। तो किसको बनाया गया है? तो प्रेजेंटली डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो पहले नीति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, सॉरी चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। इसके पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फिर 2015 से प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू करके योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग हमारे देश में लाया गया और प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन है ना। और मतलब ही इज द ओनली चेयरमैन। नीति आयोग जब से प्रधानमंत्री मोदी आए तभी से वो चेयरमैन है, तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। उसके पहले फॉर्मर चेयरमैन जो थे, मतलब सॉरी फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो है
उनको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। ही हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए समझ लीजिए कि जो ग्रांट इन एड्स होती हैं गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, वो इनके द्वारा डिसाइड की जाती है। इनका टास्क होता है टू रिव्यू द डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, है ना। और इनके द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है, वो रिपोर्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसके अध्यक्ष जो है अभी डॉक्टर अरविंद पनगरिया, जो इसके पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के, उनको बनाया गया है। Who among the following was appointed as the Prime Minister of France? फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर किनको अपॉइंट किया गया है? ध्यान रखिए फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन है, बट अभी उनके द्वारा किसे प्राइम मिनिस्टर मनोनीत किया गया? तो यहाँ पर बी आंसर मत टिक करिएगा, हमारा करेक्ट आंसर जो होता है वो होता है गैब्रियल अटल। ही इज गैब्रियल अटल एंड ही हैज बीन मेड प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन। एंड थोड़ा सा पिछले अगर देखें तो अटल हैज नॉट ओनली बिकम द यंगेस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं, ही इज यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, एट द सेम टाइम ही इज फर्स्ट openly gay official to hold this prestigious position, right? So that is the particular reason he was in news. Who among the following has become the Secretary General of BIMSTEC? BIMSTEC का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक जो है एक ग्रुप ऑफ नेशंस है जिसमें 7 देश आते हैं, और इन 7 देशों में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड होते हैं। तो दी 7 नेशन जो अपने आप में इस ग्रुप को बिम्स्टेक कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये जो ग्रुप है अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सार्क जो इसके पहले ग्रुप जो इसके पहले बना था 1985 में, सार्क आया था 1980 और 1997 में बिम्स्टेक आया था, है ना। 1997 बिम्स्टेक बैंकॉक डिक्लेरेशन से शुरुआत की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ सार्क एंड फॉर बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इल कंसीव्ड इंटेलिजेंस आप बोल सकते हैं, बिम्स्टेक, सार्क हैज नॉट बीन देयर एक्टिव, सार्क इज अ डोरमेंट ग्रुप बट बिम्स्टेक इज अ वेरी एक्टिव ग्रुप। तो बिम्स्टेक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, 97 में इसकी शुरुआत की गई। अभी हमारे देश के अरिंदम बागची, सॉरी इंद्रमणि पांडे, मेरी सॉरी, अरिंदम बागची जो नहीं है, इंद्रमणि पांडे जो है, इंद्रमणि पांडे जो है वो उनको बनाया गया है बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल। तो दिस शुड बी रिमेंबर्ड टू यू, इंद्रमणि पांडे has become the सेक्रेटरी जनरल फॉर बिम्स्टेक। अरिंदम बागची जो है वो आगे क्वेश्चन है उसमें डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इंद्रमणि पांडे हैज बिकम दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, है ना। और तेंजिन लेकपाल इसके पहले भूटान के थे, उनको इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है, राइट। Who among the following went on to become the first woman सूबेदार of Indian Army? है ना। तो प्रीति रजक जो है वह पहली, मतलब शी इज अ ट्रैप शूटर एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। ए शुड बी आर करेक्ट आंसर हियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। Who among the following was appointed as the first female chairperson of railway board? रेलवे बोर्ड की पहली फीमेल चेयरपर्सन अपॉइंट की गई थी जया वर्मा, इनके द्वारा ए के लाहौटी को रिप्लेस किया गया। शी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड इन सितंबर 2023। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि क्वेश्चंस की बात करें तो पिछले 6-8 महीने एटलीस्ट हमारे लिए करंट अफेयर्स के ताल्लुक में मायने रखते हैं, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटीज इन न्यूज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स के ताल्लुक में। तो she went on to become the first female chairperson of railway board after succeeding A.K. Lahoti। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एरिक गारसेटी has become new ambassador to India from which of the following country? तो एरिक गारसेटी went on to become the new ambassador of America to India, यूएस एम्बेसडर बने हैं इंडिया के। तो यूएस सेनेट कंफर्म जो बाइडेन क्लोज एट एरिक गारसेटी एज कंट्रीज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया। ये पोजीशन जो थी वो 2 साल से भरा नहीं रही थी, तो अब जो बाइडेन द्वारा एरिक गारसेटी को भारत का एम्बेसडर, मतलब यूएस एम्बेसडर टू इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड। Who among the following went on to become the external auditor of World Health Organization? Here again this is a very important name you must remember, है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना। ये एक्स्ट्रा ऑडिटर अपॉइंट किए गए डब्ल्यूएचओ के लिए। ही हैज आल्सो बीन अपॉइंटेड एक्स्ट्रा ऑडिटर फॉर वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके द्वारा भी, उनके लिए भी इनको अपॉइंट किया गया है, राइट। सो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कैग, डब्ल्यूटी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के ताल्लुक में हैज बीन एन इंपॉर्टेंट फिगर, एक्स्ट्रा ऑडिटर फॉर डब्ल्यूएचओ एंड कैग फॉर इंडिया। इसके पहले ये जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर रह चुके हैं,
डेप्यूटी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी ये रह चुके हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ये थोड़ा सा नाम आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आईएलओ, सॉरी आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसके भी एक्सप्लॉइटर हैं, डब्ल्यूएचओ के एक्सप्लॉइटर हैं, और ये हमारे देश के कैग जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जनरल जो होते हैं, वो भी यही हैं। तो थोड़ा नाम ध्यान रख लीजिएगा। द फॉलोइंग इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। सो यूनाइटेड स्टेट्स के एनएसए अपने आप में कौन है? जैसे हमारे एनएसए का तो नाम ऑब्वियसली यू ऑल नो, अजीत डोवाल जो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो अजीत डोवाल के काउंटर पार्ट इन यूएस किन्हें अपॉइंट किया गया था? तो ही इज जैक सुलिवन। कई बार आपने इनका नाम सुना होगा, अजीत डोवाल डीलिंग विद जैक सुलिवन, बिकॉज ही इज काउंटर, वहां उनके काउंटर पार्ट है। यहाँ पर अजीत डोवाल है तो वहां पर जैक सुलिवन है। तो जैक सुलिवन इज द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के नए सिक्योरिटी एडवाइजर इनको बनाया गया था, है ना। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी न्यू सीबीआई डायरेक्टर? नए सीबीआई डायरेक्टर किनको बनाया गया? विल बी नहीं बोलना चाहिए, इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन। बेसिकली जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे, तो कर्नाटक में ही वाज हेडिंग दी पुलिस, दिस वहां की जो स्टेट पुलिस को हेड कर रहे थे। इनका नाम है प्रवीण सूद, एंड प्रवीण सूद वाज देन वेंट ऑन टू बिकम द सीबीआई डायरेक्टर, इनको बना दिया गया था, है ना। इंपॉर्टेंट वन, प्रवीण सूद went on to become the CBI director, but previously before election he was heading the Karnataka पुलिस, कर्नाटक के डीजीपी हुआ करते थे, और बाद में इनको सीबीआई डायरेक्टर बना दिया गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होना चाहिए, इट शुड बी बी ओनली एज आर करेक्ट आंसर। Who among the following was appointed as the new chairperson of NASCOM? नास्कॉम का चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट किया गया है ना। इंपॉर्टेंट वन, इसमें हमारा आंसर होता है राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार जो कॉग्निजेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन है, ही हैज बीन मेड न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम का चेयरपर्सन इनको बनाया गया है, राइट। Then we continue. Question number 33 says, who has been recognized on annual Great Immigrant List by Carnegie Corporation of New York? नेशनल ग्रेट इमिग्रेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और कहाँ पर किया गया, इनको रिकॉग्नाइज किया गया था यूएसए में। तो सुंदर पिचाई जो है वो ही इज हेडिंग गूगल अल्फाबेट, सत्या नदेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे हैं, अरविंद कृष्णा जो है वो आईबीएम के चीफ हैं, और अजय पाल सिंह बग्गा जो है वो पहले मास्टर कार्ड को हेड कर रहे थे। प्रेजेंटली ही इज हेडिंग दी वर्ल्ड बैंक। इनको जो बाइडेन द्वारा वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट की तरह के लिए अपॉइंट किया गया था, मतलब रिकमेंड किया गया था, इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो अजय पाल सिंह बग्गा जो बेसिकली बिलोंग्स टू इंडिया, इंडियन अमेरिकन है, और ये प्रेजेंटली वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, और इनको ग्रेट इमिग्रेंट की लिस्ट में शामिल किया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट नेम, अजय बग्गा, बंगा जो कहा जाता है, अजय पाल सिंह बंगा इनका नाम होता है। हु वाज रिलेक्टेड एज द फीफा प्रेसिडेंट, है ना। फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन की हम बात करें तो उसके प्रेसिडेंट किनको मनोनीत किया गया, और मनोनीत नहीं किया, बेसिकली ही इज कंटिन्यूइंग फॉर थर्ड टर्म, उनको कंटिन्यू करवाया गया है। तो जियानी इन्फेंटिनो जो इटली के होते हैं, ही इज गोइंग टू कंटिन्यू एज द री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, जो फीफा जिसको कहा जाता है, उसके प्रेसिडेंट ये तीसरी दफा इलेक्ट किए गए हैं। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। ही बिलोंग्स टू इटली को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 says, who among the following is the current president of तुर्की? ध्यान रखिए, यहाँ पर टर्की जो नाम था ना, वो चेंज करके उसको तुर्की कर दिया गया है। वो उसके रीजन है कि टर्की वो एक बर्ड से उसको रिलेट करते हैं, दूसरा टर्की जो इनकी खुद की भाषा में उसका मतलब जो होता था वो दुर्भाग्य होता था, इट वॉज अनलकी, कुछ उसमें साउंड करता था। तो उस ताल्लुक में टर्की का नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया है। और तुर्की के अभी कुछ समय पहले रिसेप तैयब अर्दोगन, कुछ समय तो नहीं बोलना चाहिए, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, बट एन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप मानिए, टर्की के जो प्रेसिडेंट थे वो रीअपॉइंट हुए हैं, है ना। इनका नाम है रिसेप तैयब अर्दवान, उनको कहा जाता है। अर्दवान इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। रिसेप अर्दवान हैज बीन इन पावर ईदर एज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सिंस 2003, और इस दफा फिर से उनको प्रेसिडेंट वहां पर चुन लिया गया है। तो इनका नाम है रिसेप अर्दवान, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, तुर्की जिसको हम बोलते हैं। NATO has always been news, और मोर सो इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि NATO के साथ जुड़ने के ताल्लुक में यूक्रेन वाज वेरी कीन ऑन ज्वाइनिंग NATO, बट देन अल्टीमेटली रशिया अटैक्ड यूक्रेन। तो NATO इज सपोर्टिंग यूक्रेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। NATO चीफ जो हैं वो कौन होते हैं? तो जेंस स्टोल्टनबर्ग जो हैं वो NATO के चीफ कहलाते हैं, है ना। ही इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ NATO, एंड अक्टूबर 14 में इनके द्वारा कार्यभार लिया गया था, और इनका जिसको बोला चाहिए, ही वाज अबाउट टू लूज हिज पोजीशन, ही वाज अबाउट टू गो बैक टू हिज कंट्री, बट देन नॉर्वे को बिलोंग करते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड ही वाज गोइंग बैक टू नॉर्वे, बट देन उसके बाद जब ये अटैक हुआ
यूक्रेन पर, तो उसके बाद से इनकी पोजीशन को कंटिन्यू करवाया जा रहा है। इज ऑलवेज इन न्यूज, जेंस स्टोल्टनबर्ग फ्रॉम नॉर्वे इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, है ना। नेटो की शुरुआत 1949 में की गई थी, राइट। एंड नाउ अराउंड 31 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉर्थ अटलांटिक का जो पार्ट होता है, जहां पर यूएस, कनाडा एंड बाकी देश जो यहाँ पर आते हैं, उनके मतलब एक तरीके से दे ऑल केम टुगेदर slowly steadily against रशिया, है ना। तो नेटो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन केम इन 1949, इसके चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ देन दिस नॉर्वे। Who among the following is current chief economic advisor of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? Why is news? क्योंकि देखिए हर साल बजट के जस्ट पहले, है ना, एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है। इस बार नहीं लाया गया बिकॉज इस बार इंटरिम बजट जब आता है तो अल्टीमेटली जुलाई में इसको लाया जाएगा। वो जो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंत नागेश्वरन, है ना, इंपॉर्टेंट। वी अनंत नागेश्वरन जो है हमारे प्रेजेंट इकोनॉमिक एडवाइजर है। क्वेश्चन नंबर 38 says among the following is the current governor of मणिपुर। देखिए मणिपुर वॉयलेंस के कारण पर इट वाज इन न्यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। तो मणिपुर के जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके बिलोंग्स टू एमपी ओनली एंड शी इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मणिपुर। एन बिरेन सिंह जो है ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एन बिरेन सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, अनुसुईया उइके गवर्नर ऑफ मणिपुर। आर एन रवि ऑलवेज इन न्यूज, अभी एक दो दिन पहले भी आपने देखा हो, ये गवर्नर है तमिलनाडु के, है ना, तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि, है ना। एन बिरेन सिंह सीएम ऑफ मणिपुर। और मंगूभाई पटेल जो है वह मध्य प्रदेश के गवर्नर होते हैं। तो जो चार यहाँ नाम है, चारों इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, एन बिरेन सिंह चीफ मिनिस्टर मणिपुर, अनुसुईया उइके गवर्नर मणिपुर, आर एन रवि गवर्नर तमिलनाडु, मंगूभाई पटेल गवर्नर मध्य प्रदेश। है क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39 से अरुण कुमार सिन्हा एक्सपायर्ड सम टाइम बैक, इनकी कुछ समय पहले इनका देहांत हुआ है। ही वॉज हेडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, किस एजेंसी को ये हेड कर रहे थे? ही वॉज हेड ऑफ दिस एजेंसी फॉर लॉन्ग टाइम एंड ही एक्सपायर्ड इन गुड़गांव आउट ऑफ सम इलनेस, है ना। उनकी गुड़गांव में कुछ समय पहले मृत्यु हुई थी। अरुण कुमार सिन्हा वॉज हेडिंग एसपीजी, है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन जो दिया जाता है, सो एसपीजी को हेड कर रहे थे। कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 says who has been appointed as India's permanent representative to United Nations in Geneva। देखिए जो मैं अरिंदम बागची आपसे बात कर रहा था, अरिंदम बागची जो है उनको बनाया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस ऑफिस इन जिनेवा। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क जो है वो अलग ऑफिस है, जिनेवा अलग ऑफिस है ना। रुचिरा कंबोज जो है, रुचिरा कंबोज वो यूनाइटेड नेशन का जो न्यूयॉर्क ऑफिस है, सॉरी, है ना। तो रुचिरा कंबोज जो है वो न्यूयॉर्क ऑफिस के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, और अरिंदम बागची जो है वह जेनेवा ऑफिस, यूनाइटेड नेशन के जेनेवा ऑफिस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इन्हें अभी कुछ समय पहले अपॉइंट किया गया। इंद्रमणि पांडे जो ने डिस्कस किया वो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल है, क्लियर। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। अरिंदम बागची रिसेंटली अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा, क्लियर। इसके बाद देखें तो लास्ट 10 क्वेश्चन बिलोंग्स टू रैंकिंग, जो भारत की रैंक ओवरऑल कई सारी रैंक जो आती है वो इंपॉर्टेंट 10 हम लास्ट के 10 क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 132 इकोनॉमीज। भारत की इसमें रैंक क्या होती है? तो इंडियाज रैंक इज 48th अमंग दिस, है ना। भारत की इसमें जो पोजीशन है वो 40th पोजीशन। अब ध्यान रखिए ये वो रैंकिंग है जहां पर हमारी रैंकिंग पिछले कुछ सालों में बेहतर हुई है। इन 2015 आवर रैंक वाज 18 इन दिस रिगार्ड, जो बेहतर होकर के 40th पोजीशन पर पहुंची है। तो अमंग 132 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इंडिया इज एट द 40th पोजीशन विच इज बेटर एज कंपेयर टू 2015, जब हमारी रैंक केवल 81 हुआ करती थी। और इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया जाता है। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे इनोवेटिव इकोनॉमी माना जाता है, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस, यूके एंड सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब यहां पर हमारी रैंक जो है इट इज नॉट दैट, मतलब जिसको बोलना चाहिए सेटिस्फैक्टरी, हमारी यहाँ पर रैंक 126 होती है, राइट। 126 आर रैंक इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। और ये थोड़ी सी माना जाता है कि ये अपने आप में ये सही पैमाना नहीं माना जाता है बिकॉज सो मेनी कंट्रीज अराउंड अराउंड अस
the countries who are struggling in terms of the economy, they have got better rank than India. इंडिया की रैंक को 126 यहाँ पर दिया गया है, तो वी आर नॉट हैप्पी विद द रैंकिंग, है ना, एंड वी आर नॉट टर्म्ड एज द हैप्पी नेशन एज पर देयर पर्टिकुलर क्राइटेरिया। दुनिया का सबसे हैप्पी नेशन जो है वो फिनलैंड कहा जाता है, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इनको लगातार 6 दफा, सिक्स कॉन्सिक्यूटिव टाइम इनको दुनिया का सबसे हैप्पी नेशन माना गया था। What is India's rank in Global Hunger Index? Again, in this rank also, we have got 111th rank out of 125 countries. है ना, तो हमारी रैंक यहाँ पर भी जो है वो सीरियस कैटेगरी में आती है, और हमारे को 111 रैंक यहाँ पर दी गई है। इनमें ध्यान रखिए, जो रैंक जिन जिन पर्टिकुलर एजेंसीज द्वारा रिलीज की जाती है वो भी हमारे लिए कई बार पूछा जाता है। तो दिस रैंक इज रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेलथंग लाइट द्वारा ये रैंक जो निकाली जाती है। इंडिया हैज बीन गिवन रैंक ऑफ 111 आउट ऑफ 125 nations. Question number 44 says, which of the following has topped this list of world's most criminal countries? अब देखिए, ये दुनिया की सबसे क्रिमिनल नेशन की जो लिस्ट पूछी गई है, इसमें वेनेजुएला जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वो उसने उसमें टॉप किया है, और भारत की रैंक इसमें यूएस से भी बेहतर है। मतलब वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है, वेनेजुएला इज दी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज को हम बोल सकते हैं, फॉलोड बाय दिस पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, होंडुरस, त्रिनाद, गायना, सीरिया, सोमालिया, जमैका। ये टॉप 10 नेशन हमने यहाँ पर देखे। इसमें अगर आप देखें तो इंडिया स्टूड एट 77 पोजीशन, एंड यूएस एंड यूके से हमारी रैंक जो है वो बेहतर है, बिकॉज यूके गॉट अ रैंक ऑफ 65, यूएस गॉट अ रैंक ऑफ 55। दे कीप, जिसको बोलना चाहिए ना, वो हमारे देश पर उंगलियां उठा रहे होते हैं, बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट आवर नेशन, तो वी आर एट 77 पोजीशन। But then when we talk about countries like Turkey, Germany, Japan, they are termed as most peaceful countries in the world, है ना, least criminal nation इनको कहा जाता है। Which country ranked among 154 nations in grassroots crypto adoption के ताल्लुक में हमारी रैंक जो है वह फर्स्ट आती है। तो इंडिया इज फर्स्ट इन दी क्रिप्टो अडॉप्शन आउट ऑफ 154 नेशंस ना। ग्रास क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं, तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ताल्लुक में हम जिससे जो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, उस ताल्लुक में यहाँ कहा जा रहा है 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया गॉट दी फर्स्ट पोजीशन। Then question number 46 says, which city in India top the list of women-led startups leading to gender diversity in entrepreneurship? तो इसमें Bangalore, rightly so, went on to rank the top city in the nation in terms of gender diversity. Question number 47 says, what is rank of India in world's most powerful armies as per the Global Firepower Report? तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार हमारी आर्मी की अगर रैंकिंग देखें तो इट इज फोर्थ आफ्टर यूएस, चाइना, रशिया। इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल फायर पावर report. Then we come down to question number 48 says, which is the most peaceful country in the world according to Global Peace Index? तो यहाँ पर आइसलैंड जो होता है वो दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री कहलाता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया गॉट अ रैंक ऑफ 126 इन दिस, एंड आइसलैंड इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। Question number, second last question 49 says, which country has recorded the highest number of earthquakes in last 200 years? इस क्वेश्चन को देख करके हमें लगता है कि जापान शुड बी आर करेक्ट आंसर, बट यहाँ पर आंसर जो है वो है चाइना। चाइना में पिछले 200 साल में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक हुए हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स एट 428, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, ईरान एंड देन जापान, राइट। सो जापान बीइंग अ स्मॉल नेशन, उनको डेवास्टेशन बहुत झेलना पड़ा है, बट नंबर ऑफ, अगर हम अर्थक्वेक के ताल्लुक में देखें तो पिछले 200 साल में, है ना, जापान सॉरी चाइना में 428 अर्थक्वेक आए हैं, इंडिया में 85 अर्थक्वेक्स हैव बीन देयर, है ना। तो टॉप नेशन इसमें चाइना आता है, इंडिया की इसमें रैंक जो होती है वो 16th रैंक पर इंडिया होता है, राइट। विथ लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन ईयर 2023, है ना। सो इस लिस्ट में अगर इंडियन के ताल्लुक में देखें तो निर्मला सीतारमण जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मोस्ट पावरफुल इंडियन वुमेन इन द लिस्ट आता है। और अगर ओवरऑल लिस्ट के ताल्लुक में देखें तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है, राइट, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, तो शी इज टर्म्ड एज द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। एंड इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जो रैंक की बात करें तो शी इज एट द 32nd पोजीशन। तो यहाँ पर उर्सुला वॉन डेर लेयन शुड बी आर करेक्ट आंसर हियर। देखिए, here we complete our today's discussion and we have taken care of around 50 questions, and these 50 questions personalities के ताल्लुक में, awards, appointments and सब ranking वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं।
In next session, when we are going to meet, we are going to discuss more questions on current affairs, and in the last session, we are going to take care of the static GK part, right? So hopefully these 50 questions you discuss must you'll find them useful enough, you know. और if you find this video, you need to आप जो है इसको आप like कर सकते हैं. You can subscribe our channel. We are going to meet shortly again. Thank you very much.